भागलपुर जितना प्राचीन है उतना ही गौरवशाली और प्रभावशाली है इसका इतिहास। भागलपुर का प्राचीन नाम भगदत्तपुरम था, यानी भाग्यशालियों की भूमि। और सचमुच इस भूमि में जन्मे अनेक भाग्यशाली बने। भागलपुर समेत पूरे भारत और विश्व में अपना परचम लहराया है। भागलपुर को और भाग्यशाली बनाती व नाम गौरवान्वित करती एक महिला है, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने सिर्फ भागलपुर को ही नहीं अपितु पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सन 1861 भारत के इतिहास में एक अहम वर्ष है, जहां एक तरफ इस वर्ष जोरा शाखों में जन्म लिया रविंद्रनाथ ठाकुर ने, वहीं भागलपुर में भी जन्मी एक चिंगारी। यह वर्ष भागलपुर के जनजीवन के लिए मानो काल वैशाखी सा आया। एक तरफ शुरू हुआ रेल पथ, जो छुक छुक कर तेल आया दूर को करीब। भागलपुर बना गतिमान और इस चेतना भरी गति में जन्म लिया कादम्बिनी बोसु ने। मानो धार्मिक रूढ़िवाद, कुसंस्कार, महिलाओं के पैरों में बेड़ी बांधे रखे पुरुष तांत्रिक समाज व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने जन्म लिया और आगामी काल में भारत की महिलाओं की स्वाधीनता का प्रतीक, भारत समेत संपूर्ण दक्षिण एशिया की प्रथम प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर बनी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली के पिता ब्रह्मो समाजी ब्रजकिशोर बोसु भागलपुर स्कूल में प्रधान शिक्षक थे। उनका परिवार चंसी बांग्लादेश से था। उदार विचारों के धनी कादम्बिनी के पिता ब्रजकिशोर ने पुत्री की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। ब्रजकिशोर बोसु ने अभय चंद्र मल्लिक के साथ मिलकर भागलपुर में महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन किया और 1863 में महिलाओं के लिए भारत में प्रथम महिला समिति का संगठन बनाया। तत्कालीन भागलपुर के नाना जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के मिश्रण में मिला कादम्बिनी को बोध, बुद्धि और विवेचना। कादम्बिनी की प्राथमिक शिक्षा भागलपुर के मशाकचक स्थित मोक्षदा विद्यालय में हुआ था, जहां 7 और कन्याओं के साथ वह पहले बैच से उत्तीर्ण होकर निकली थी। मोक्षदा विद्यालय उस समय भागलपुर बालिका इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ था, जिसकी स्थापना श्री औरोबिंदो घोष के पिता के.डी. घोष ने की थी। बाद में इसका नाम राजा शिव चंद्र बनर्जी की माता मोक्षदा देवी के नाम पर पड़ा, क्योंकि राजा शिव चंद्र बनर्जी ने विद्यालय के विकास में अहम भूमिका निभाई। मोक्षदा विद्यालय पूरे बिहार में प्रथम विद्यालय है जो महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा के बाद कादम्बिनी पढ़ाई करने 1876 में कोलकाता गई और वहां के हिंदू महिला विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। 1882 में चंद्रमुखी बोसु के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला बनी जिन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कादम्बिनी पुरुषतांत्रिक रूढ़िवादी समाज से काफी निराश थी। बचपन से ही उन्होंने महिलाओं में पर्दा होने के कारण व उन पे हो रहे अत्याचार और रोगों का कोई उपचार न होने से काफी चिंतित थी और तभी उन्होंने ठान लिया था कि वह महिलाओं की चिकित्सक बनेंगी। इसलिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिकल का एंट्रेंस पास कर नामांकन कराया और 1886 में वे भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी। उधर उसी वर्ष आनंदीबाई ने भी अमेरिका से पढ़ाई कर भारत की प्रथम महिला डॉक्टर होने का सौभाग्य प्राप्त किया।
कादम्बिनी का विवाह 1883 में ब्रह्मो समाजी श्री द्वारकानाथ गांगुली के साथ संपन्न हुआ। वे कादम्बिनी के शिक्षक रह चुके थे। उन्होंने कादम्बिनी की शिक्षा को हमेशा समर्थन दिया। वर्ष 1888 में कादम्बिनी 300 रुपये की आय पर चिकित्सक बनी। कादम्बिनी की सौतेली पोती पुण्यलता चक्रवर्ती के संस्मरण छेलेबेलार दीनगुली से पता चलता है कि कादम्बिनी का चिकित्सक क्षेत्र समृद्धशाली रहा और वे नेपाल की रानी की भी चिकित्सक थी। ये 1889 में जब मद्रास में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय ये पहली महिला थी जिन्होंने की उसमें भाषण दिया और उस संस्था की ये पहली महिला राजनीतिज्ञ बनी जिसने भाषण दिया था। इसके आगे अगर हम देखें तो ये एक सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। कोयला खदान में काम करने वाली महिलाओं की दुर्दशा को देखते हुए ये हमेशा उनके साथ खड़ी होती थी। बहुत कम उम्र में शादी, बच्चे, उसके बावजूद भी कहीं भी इनके मंजिल को पाने में कोई ये समस्याएं रोड़ा साबित नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी मंजिल तय हो और हमारा एम एम्बिशन फिक्स हो कि हमें वहां तक पहुंचना है, तो कोई भी रास्ता, कोई भी परेशानी उसमें रोड़ा अटका नहीं सकती। ये कादम्बिनी गांगुली ने सिद्ध कर दिया है। एनी बेसर ने कादम्बिनी के संदर्भ में कहा है कि वे भारत की स्वतंत्र महिलाओं की प्रतीक है और महिलाओं के उत्थान को बढ़ावा देंगी। सन 1889 में बोंगोबाशी नामक पत्रिका में उन्हें चरित्रहीन बताया। द्वारकानाथ ने उस पत्रिका के संपादक मोहेश चंद्रपाल पर कड़ी कार्रवाई करवाई। अंत में कादम्बिनी ने इंग्लैंड में आगे के मेडिकल अध्ययन के लिए जाने का फैसला लिया और 1893 में इंग्लैंड की यात्रा की। अपनी अतुल्य इच्छा शक्ति, द्वारकानाथ के अमोघ समर्थन और अपने चचेरे भाई मनमोहन घोष, जो कि लंदन के एक बैरिस्टर थे, उनकी मदद से कादम्बिनी ने एडिनबर्ग के स्कॉटिश कॉलेज में मेडिकल साइंस में ट्रिपल डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए उपस्थित होने का निर्णय लिया। कादम्बिनी गांगुली के जीवन में तब बदलाव आया जब वह इंग्लैंड से लौटी। उन्हें लेडी डफरीन अस्पताल में एक वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में स्वीकार किया गया। एक अहम प्रश्न है कि कादम्बिनी गांगुली की जिंदगी से भागलपुर के युवा क्या लेसन ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा को। अगर हम भागलपुर के युवा को कादम्बिनी गांगुली से इंस्पायर होने की बात करें तो 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में इंडिया को एक ऐसी सशक्त महिला मिली थी कि आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, हम अभियान चलाते हैं, लेकिन ये पहली महिला, सशक्त महिला थी जो कि भारत को मिली। भागलपुर के युवा अगर देखें तो बहुत ही कम उम्र में कादम्बिनी गांगुली की शादी हुई। जब वो स्टूडेंट थी, 8 बच्चों की माँ थी, लेकिन वो पहली साउथ एशियन महिला थी जो कि डॉक्टर हुई। इंडिया को पहली फर्स्ट ग्रेजुएट और पहली महिला डॉक्टर मिली। ये एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन की बात भागलपुर के युवाओं के लिए हुई। उससे आगे जब हम देखते हैं तो कादम्बिनी गांगुली एक सफल राजनीतिज्ञ भी थी। कादम्बिनी उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी, लेकिन इसे कभी भी अपने और अपने काम के बीच नहीं आने दिया। 3 अक्टूबर 1923 को 63 वर्षीय कादम्बिनी ने एक मरीज का महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया। इलाज करके वह घर आई ही थी और उसी शाम को उनका निधन हो गया। आज उनकी 159वें जयंती पर हम भागलपुर सहित पूरे देशवासी कादम्बिनी जैसे प्रेरणामयी व्यक्तित्व को
शत शत नमन करते हैं।